उन 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केसेस के 99% केस विपक्ष के विरुद्ध होते हैं, उनके लीडरों के विरुद्ध होते हैं। किस प्रकार से पूर्व चलने वाले केसेस जैसे ही दलबदल होता है रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किस प्रकार से अजीबोगरीब तथ्य होते हैं कि मैं साक्ष्य हूं आपके विरुद्ध, मैं 9 बार साक्ष्य देता हूं, उसमें आपका नाम भी नहीं लेता। 10वीं बार जब मैं गिरफ्तार हो गया हूं उसके बाद साक्ष्य देता हूं, वो उसमें मैं कुछ कहता हूं, 1-2 शब्द आपके बारे में, और उसके बाद मुझे बेल मिल जाती है और उसके बाद मैं पार्डन होके साक्ष्य बन जाता हूं, जिसको अप्रूवर कहते हैं। ये सब पहलू आपके चिर परिचित हैं, जाने माने हैं, आप लोग समझते हैं, जनता समझती है। ये एक रूटीन बन गया है, लेकिन रूटीन रूल नहीं होता, अपवाद है, ये याद रहे हमेशा। अब मैं इस संदर्भ के बाद अभी हाल की छत्तीसगढ़ के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड लिकर स्कैम, और लिकर स्कैम भी चल रहे हैं इंडी गठबंधन के विषय में। मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये आपको एक संदर्भ देके, एक प्राकथन देके। शराब घोटाले की एक काल्पनिक और सनसनीखेज भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में, और विशेष रूप से लिखी गई क्योंकि चुनाव आ रहे थे। उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसका गति और दिशा थी चुनाव के पहले, और अब कल परसों उसका खुलासा हुआ है चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी विचित्र चीज आपके सामने रखी है। उन्होंने ये होल्ड किया कि पूरा मामला हम खारिज करते हैं। टुटेजा नाम था मुख्य रूप से, लेकिन उनको हर प्रकार से आरोपित किया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं, 70 अधिकारी मिले हैं, शासन पूरी तरह से लिप्त है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहला कि कोई ऑफेंस ही नहीं है, हम क्वॉश करते हैं। दूसरा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन वाला जो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो आधारित होता है अपराध पे, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो उच्च न्यायालय ने कहा ऐसा कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है, तो जानवर नहीं है तो पूंछ कहां से हिल रही है? जब बॉडी नहीं है तो उसकी पूंछ कैसे हिल सकती है? तीसरा उन्होंने कहा कि कोई इनकम टैक्स का नोटिस अगर जाता है तो इनकम टैक्स का कानून तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन विभाग के शेड्यूल में लिखा ही नहीं है, उसको भी आप बना देते हो। इस चीज को आपने कब बनाया? इसको आपने काल्पनिक अपनी एक कुत्सित राजनीतिक मंशाओं के कारण 70 लोगों से अधिक अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर शासन को बदनाम करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाने के लिए, और इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापेमारी के आधार पर एक प्रवर्तन का निदेशालय का केस बना दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इनकम टैक्स के आधार पर तो आप कर भी नहीं सकते। कैसे किया, क्यों किया? उत्तर बड़ा सही है, ये तो खैर उच्चतम न्यायालय का काम नहीं इस पे जाने का। उत्तर इसलिए सही है कि आप एक तारीख चुन लीजिए, उससे मालूम पड़ेगा क्यों किया। चुनाव कब थे भाई छत्तीसगढ़ में? नवंबर 2023 में थे। तो ये तो अनिवार्य है कि चुनाव की जैसी बिगुल बजी तो ईडी की बिगुल बजी। ये वो कंप्लीटली जो है एक पपेट वाली संस्थाएं हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है चुनाव के पहले। और आरोप पत्र नवंबर 2023 के चुनाव के थोड़ा पहले ये था कि ये लिकर स्कैम घोटाला जिसको कहते हैं तथाकथित 2019 से चल रहा है। अरे भाई 19 से चल रहा है तो 2023 में आप क्यों उठे, क्यों जगे? और इसमें सैकड़ों करोड़ की रिश्वत दी गई है। क्या हुआ उस रिश्वत का जब अभी उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया? तो उन्होंने ये भी, और ये सब चीजें माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी,
माननीय बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषणों में कहा 2161 करोड़ का शराब घोटाला, इतने सारे 70 वहां के कर्मचारी लिप्त हैं, मुख्यमंत्री लिप्त हैं, और कई इनमें से ये टुटेजा जिसका केस निर्णित हुआ, रात रात भर दिन दिन भर वो और उनके पुत्र इस केस में, उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान लिखे गए। ये सब क्यों किया? आप तो शुरू से जानते थे कि अगर ये पूरा आधार है इनकम टैक्स का, जो नींव है, फाउंडेशन है, तो क्यों किया? द्वेष से किया, राजनीतिक द्वेष से। इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये इन प्रकार ऋण, जो मैं कहता हूं बाय हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक लेस बाय हुक, आप इसका इस्तेमाल करें, जिसको चुनाव के हॉट पीरियड कहा जाता है। ये आम सही साक्ष्य तथ्यों पे आधारित प्रोसिक्यूशन नहीं है, इसको कहते हैं चुनावी प्रोसिक्यूशन। मैं कुछ प्रश्नों द्वारा अंत करना चाहूंगा। यदि कोई घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद धन शोधन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, मनी लॉन्ड्रिंग का आपके समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक भी साक्ष्य तथ्य रखा? और अगर धन शोधन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। आप खून के आरोपित हो सकते हैं, आप कत्ल के आरोपित हो सकते हैं, आप इनकम टैक्स के आरोपित हो सकते हैं, आप किडनैपिंग की हो सकती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई? और अगर होती तो निर्णय नहीं आता। यदि अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो कृपया बताइए कि एक भी शराब का निर्माता को आपने गिरफ्तार किया या समक्ष रखा? क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक विरोध करने वाले लोग, विपक्ष के लोग। अगर ये 2019 से 2023 का ये इतना बड़ा जिसको स्कैम कहा आपने, तो आपने एक भी आबकारी अधिकारी, फील्ड अफसर एक भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप जानते हैं कि जो आबकारी विभाग है वो सबसे ज्यादा नियंत्रित है। आप फैक्ट्री से बाथरूम नहीं जा सकते बिना एक नियंत्रित तरीके से उसमें लिखना पड़ता है, रजिस्टर एंट्री करनी पड़ती है, ट्रक निकलती है, ये सब होता है। एक आदमी को आपने अरेस्ट किया, क्यों? क्योंकि आपका निशाना था सिर्फ राजनीतिक द्वेष वालों की तरफ। अगर ये सब लोग दोषी थे, यानी कौन? ब्यूरोक्रेसी, आबकारी अधिकारी, फैक्ट्रियों के निर्माता, तो आज तो कोई बाकी चीज छोड़ी, आज 4 महीने हो गए, 5 कितने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए सरकार बने, 4 महीने हो गए, आपने उसके बाद भी किसी को गिरफ्तार किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि आज आप वापस राजनीतिक द्वेष से अपनी खुद की सरकार के अंतर्गत जो ईओडब्ल्यू है, उसी चीज को जो इनकम टैक्स में नहीं चली, जिसको उच्चतम न्यायालय ने निरस्त किया, उसको अब ये ईओडब्ल्यू के जरिए वापस शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी आ गई है। ये मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं जिससे कि एक्सपोज हो कि क्या इनके तौर तरीके हैं, किस प्रकार से कानून को पूरा जो है समंदर में डाल के काम किया जा रहा है। और अगर आप अब ये ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का इस्तेमाल या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक तो व्यक्ति हो जो राजनीतिक व्यक्ति या विरोध का या विपक्ष का व्यक्ति नहीं हो। इतना बड़ा स्कैम 2600 का आपने आंकड़ा फेंक दिया, 2161 का, उसमें एक भी अधिकारी नहीं, एक भी निर्माता नहीं फैक्ट्री का। मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा ये कह के कि हम इस प्रकार के निर्णयों का हम स्वागत इसलिए नहीं करते कि ये हैं इसमें इन्वॉल्व या मैं हूं या टुटेजा है, वो मुद्दा नहीं है। ये इसलिए हम करते हैं स्वागत कि ये एक सिद्धांतिक, संस्थापिक एक मूल मुद्दा है, जिससे आपको यद्यपि अमुक केस में, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि अमुक केस में ही निर्णय होता है, एक सर्वव्यापी या व्यापक निर्णय नहीं हो सकता पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन इस प्रकार के निर्णय एक्सपोज करते हैं कि आपका उद्देश्य क्या था, आपका तौर तरीका क्या था, आपके डिवियसनेस के उदाहरण क्या थे। और इसलिए यह आवश्यक है कि आपके समक्ष रखा जाए और आपके जरिए पूरे देश को मालूम हो कि ये एक और 5वां या 6ठा पहलू है इस ईडी या प्रवर्तन विभाग का दुरुपयोग करना राजनीतिक कारणों से।
जैसा कि आपने हाई कोर्ट में भी कहा था, और बार बार ईडी का दुरुपयोग नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए लगातार लोकतंत्र में किया जा रहा है। ज्यादातर नेता इसके सेक्शन 45 का मामला उठाते हैं, ट्विन बेल कंडीशन का मामला उठाते हैं। ऐसी स्थिति में जब ईडी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा विलेन बन चुका है, इसके जो महत्वपूर्ण इस तरह के जो सेक्शंस हैं जो कि ज्यादा खतरनाक दुरुपयोग जिनका हो रहा है, इनको किस तरीके से स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है या इनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वही है। आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर हमने कई बार बोला है, कोर्ट के अंदर ही नहीं कोर्ट के बाहर भी। नंबर 1। नंबर 2, इस पे पुनर्विचार करना कि इनके कई प्रावधान, आपने एक नाम लिया 45 और कई हैं 19, 45, 50 इत्यादि, इन पे पुनर्विचार करने की याचिका पेंडिंग है, लंबित है उच्चतम न्यायालय में। 2 दिन के लिए सुनी भी गई थी, मैं खुद पेश हुआ था। अब निर्णय नहीं हुआ उसका, सुनवाई नहीं हुई अंतिम, तो मैं क्या कह सकता हूं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो, इस पे पुनर्विचार हो और निर्णय आए। नंबर 3, ये जो आप सशक्तिकरण कह रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ ईडी, ये भारत की अस्मिता, भारत के गणतंत्र के लिए बहुत बुरा है। ये आज की बात नहीं है, ये दूरगामी भविष्य की बात है। आज आप इस प्रकार से अगर दुरुपयोग करेंगे तो आपके और आपके जितने भी निकट के देश हैं, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, श्रीलंका से लेके नेपाल, उस प्रकार का गणतंत्र चाहते हैं आप क्या? कि ये बाहर निकले, मैं आया, मैं बाहर निकला, ये आए। तो ये रिवॉल्विंग डोर वाला प्रतिशोध गणतंत्र के लिए बहुत बुरा है। ये समझ के बाहर है बीजेपी की, जो अपने नाक तक देखती है राजनीति। सर, बीजेपी ने 25 विदेशी देशों के राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है लोकसभा चुनाव देखने के लिए। कुछ देशों के राजदूतों को भी निमंत्रण दिया गया है। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा जो विदेश में कमजोर होते नैरेटिव का कमजोर होते लोकतंत्र का नैरेटिव बनाया गया है, उस राजनीतिक दल, विदेशी राजनीतिक दल जब आएंगे तो वो खुद देखेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी का क्या? मैं इस पे क्या कहूं, ये एक स्वतंत्र देश है, कोई पार्टी किसी को बुला सकता है, और कम से कम ये सत्तारूढ़ पार्टी है, इनके पास साधन है, इनके पास सभी है, और निमंत्रण करना भी, और निमंत्रण के जितने भी साधन होते हैं, रख रखाव देखभाल का, वो भी साधन इनके पास है, तो बुलाएं जरूर। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी को एक विजिट में घुमा फिरा के देश की सच्चाई बदलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि सोच बड़ी ओछी लगती है। लोग ठोस तथ्य देख रहे हैं। आज अगर आपके विरुद्ध कोई निंदा आती है और आप निंदा को समझते हैं कि वो एक भर्त्सना है, मैं आपको गाड़ रहा हूं, मैं भारत की अपमान कर रहा हूं, मैं राष्ट्र विरोधी हूं, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि ये टिप्पणियां भारत को सुधार के लिए की जा रही हैं। जो भारत से प्रेम करते हैं, जो भारत पे अगाध प्रेम रखते हैं, उनके लिए आप हर चीज को अपनी ईगो, अहंकार से न देखें। बाकी बुलाना नहीं बुलाना ये आपका अधिकार क्षेत्र, जो मर्जी करें। सर अभिषेक जी, हाँ, ये अभिषेक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में साजिश करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, उसी तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को फंसाया गया। इसका कोर्ट अब इंसाफ करेगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इंसाफ हो, वैसा इंसाफ हमें झारखंड में मिलेगा। देखिए, इंडिविजुअल चीज में टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ये तो दिन प्रतिदिन देश, हर प्रदेश का ये कहानी है। अस्थिरता के कम से कम 2 या 3 तरीके तो इन्होंने विश्वविद्यालय की पीएचडी जितने माहिर कर दिए हैं। जैसे पीएचडी इशू कर सकते हैं आप इन दो तरीकों में, बीजेपी की विश्वविद्यालय से। पीएचडी नंबर 1 कि चुनावित सरकार को कैसे गिराया जाए। आपके पास 10 उदाहरण दे सकता हूं मैं, कर्नाटक से लेके मणिपुर, महाराष्ट्र से लेके कहीं और। दूसरा विश्वविद्यालय का जो एमफिल या पीएचडी की डिग्री है, वो है कि अगर आप अस्थिर करके चुनावित व्यक्ति या सरकार को नहीं हटा सकते तो भय से हटाइए, ईडी और सीबीआई की साझेदारी से हटाइए। उसका दूसरा मॉडल आप देख रहे हैं। अब आप एक बार सफल हो गए, उसके बाद चलता रहेगा, कानून की प्रक्रिया चलती रहती है। हम सब जानते हैं कि विलंब होता है उसमें, हम सब जानते हैं कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो क्या जाता है, एक बार तो कर दिया आपने अपना खेल। सर, सर आप क्या, इधर मेरा सवाल मैं इधर ले रहा हूं, इधर ले रहे हैं।
अभिषेक जी, मेरा सवाल राजनाथ सिंह के बयान को लेकर है। कल अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने बयान दिया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। चीन पर उन्होंने अटैक भी किया कि अगर हम भी आपके इलाकों के नाम बदल दें तो इससे क्या होगा, ये सब नहीं करना चाहिए चीन को। आपको लगता है कि ये रणनीति सही है, अटैकिंग पोजीशन है बीजेपी की, सरकार की? ये बीजेपी की पोजीशन किसने कह दी? ये तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे देश के 15 नाम आप बदल देंगे तो उससे क्या देश बदल जाएगा? ये तो कोई भी देश किसी देश में हस्तक्षेप नहीं करता। ये राजनाथ सिंह से कोई मतलब नहीं रखता, ये बीजेपी से मतलब नहीं रखता, कांग्रेस से मतलब नहीं रखता। अगर कोई भी देश, और निश्चित रूप से चीन, हमारे देश के नामकरण संस्कारों में पड़ जाएगा तो क्या उससे वो हिस्सा देश का, चीन का हो जाएगा? इसमें तो कोई कॉमन सेंस और औचित्य नहीं लगता। इसमें तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि राजनाथ सिंह जी के पहले या बीजेपी के 2014 के पहले हमने निमंत्रण दिया किसी देश को कि हमारे यहाँ के नाम बदलो? बीजेपी के पहले जो बीजेपी सरकारें हुई, कांग्रेस सरकारें हुई, मिलीजुली सरकारें हुई, किसी ने ये अलाउ किया? ये तो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हमने राष्ट्रवाद दिखाया, क्या करके? एक वक्तव्य देके। जो ठोस प्रश्न है वो ये नामकरण पे वक्तव्य देना नहीं है चुनाव के दौरान उत्तराखंड में।